नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। दोस्तों, जो हम इन सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा था भारत का एकीकरण, उसके बाद हमने देखी थी भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट, और उसके बाद हमने देखा था नागरिकता। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। तो उसके अंदर हमने देखे थे कि मूल अधिकार क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा था ये किस देश से लिए गए हैं, उसके बाद हमने देखा था कि ये वाद योग्य है, न्याय योग्य है, उसके बारे में हमने बात करी थी। उसके आगे हमने देखा था आर्टिकल 12, उसके बारे में उसके अंदर हमने देखा था कि राज्य की परिभाषा उसके अंदर शामिल थी। तो राज्य की परिभाषा के अंदर क्या क्या आते हैं। आज दोस्तों हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इसमें अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 इनके बारे में बात करते हैं। जब हम आर्टिकल 13 पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है कि कोई भी यदि कोई विधि है तो उनको कैसे अल्पीकरण करेंगे। उनको यदि कोई विधि है जो मूल अधिकारों का हनन कर रही है, कोई विधि यदि मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में जो प्रावधान है वो प्रावधान है आर्टिकल 13 के अंदर। और इस आर्टिकल 13 को यह भी कहा जाता है कि ये कहीं इस भाग को पवित्र बनाता है। जिस प्रकार हम पवित्रता किस चीज़ को देखते हैं, किसको हम पवित्र कहेंगे कि जो भी एक अलग मतलब स्वस्थ करने की जो चीज़ है, मतलब जो हमें अलग काट पीट करके अलग करते हैं तो वो स्वस्थ मतलब एक अच्छी तरीके से करने की चीज़ है, तो इसको कहते हैं पवित्र। इस अध्याय को पवित्र बनाता। पवित्र बनाने का मतलब ये है कि यदि इस संविधान के मूल भाग के अंदर, संविधान के मूल अधिकार वाले भाग के अंदर यदि कोई अनैतिक चीज़ आ जाती है, मूल अधिकारों को हनन करने वाली चीज़ आ जाती है, तो उसको काट पीट करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, वो अनुच्छेद 13। तो इसके अंदर क्या है, मूल अधिकारों जिससे असंगत यदि मूल अधिकारों को हनन कर रहा है, अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। तो इसके अंदर देखेंगे हम कौन कौन सी विधियाँ। तो सबसे पहले आर्टिकल 13(1) कहता है आच्छादन की विधियाँ या ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन की विधियाँ का मतलब क्या है, यदि संविधान के लागू होने से पहले की ऐसी कोई विधि है, संविधान के लागू होने से पहले की ऐसी कोई विधि है जो संविधान का हनन करती है, जो मूल अधिकारों का हनन करती है। संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां यदि मूल अधिकारों का हनन करती है तो वो विधि असंगत हो जाएगी या अमान्य हो जाएगी। इसे क्या कहेंगे, आच्छादन का सिद्धांत। क्या कहेंगे दोस्तों इसको, आच्छादन का सिद्धांत। एग्जाम में कई बार आया हुआ है आच्छादन का सिद्धांत कौन से आर्टिकल के अंदर, आच्छादन का सिद्धांत कौन से आर्टिकल के अंदर है। तो आच्छादन का सिद्धांत आर्टिकल 13(1) में। फिर उसके बाद हम बात करें कि है क्या 13(1) के अंदर है क्या, आच्छादन का सिद्धांत है क्या। आच्छादन का सिद्धांत सीधी सी बात है कि संविधान के लागू होने से पहले की ऐसी कोई विधि है, संविधान लागू होने से पहले की ऐसी कोई विधि है जो मूल अधिकारों का हनन करती है या मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो विधि अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी, वो विधि अपने आप खत्म हो जाएगी। कुल मिला के जो अधिकारों का हनन करने वाली जो विधियां बनी हुई है भारतीय संविधान लागू होने से पहले की, वो विधियां खत्म हो जाएगी। वो कौन से आर्टिकल में कहा गया, वो आर्टिकल 13(1) के अंदर कहा गया। उसके ये कौन से वाद में, एक भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश वाद हुआ था 1955 के अंदर, भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश वाद 1955। इसके अंदर आच्छादन के सिद्धांत की मान्यता दी गई। समझ गए आच्छादन का सिद्धांत क्या है, मतलब संविधान के लागू होने से पहले की ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों को हनन करती है तो वो विधियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। उसके बाद हम करते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत क्या बताता है, 13(2) के अंदर यह बताता है सिद्धांत कि भारत सरकार या राज्य सरकार ऐसी कोई विधि बनाती है, भारत सरकार या राज्य सरकार ऐसी कोई विधि बनाती है जो संविधान के मूल अधिकारों का हनन करती है, मूल अधिकारों का हनन करती है, तो उसके लिए न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगी। कौन से, जिसने भारत सरकार ने जो कानून बनाए उसकी समीक्षा करेगी, समीक्षा करके उस मूल अधिकारों को हनन करने वाली विधि को हटा सकती है। क्या कहा गया पृथक्करण के सिद्धांत के अंदर, राज्य ऐसी कोई विधि बनाएगा जो मूल अधिकारों को प्रदत्त छीनती है, जो मूल अधिकारों को छीनती है या उनको न्यून करती है, तो उसको हटा देगा। कौन हटा देगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हटा देगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस न्यायपालिका समीक्षा करके, किसकी समीक्षा करके, एक चीज समझिए, यदि संसद कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है, इस कानून पर कौन इसको वेरीफाई करेगा कि कानून सही बनाया है या गलत बनाया, तो उसके लिए न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है,
संसद ने जो कानून बनाया वो क्या सही है या गलत है, उसके ऊपर ध्यान रखना। तो अब यदि मूल अधिकारों का हनन करने वाली कोई विधि संसद ने बना दी तो संसद क्या करेगी, उसकी न्यायिक समीक्षा करेगी, क्या यह बनाया जो सही है या गलत है, ये जो बनाया है ये सही है या गलत है, उसके आधार पर रद्द करके। अब उसके अंदर एक चीज और है, ये कानून बना दिया, कानून अपने आप में बहुत बड़ा कानून होता है, उसके अंदर उसी पोर्शन को, उसी पार्ट को रद्द करेगी जो मूल अधिकारों का हनन करती है। क्या, जो मूल अधिकारों का हनन करती है उसी पार्ट को अलग किया जाएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। संपूर्ण कानून को रद्द ना करके, क्या, संपूर्ण कानून को रद्द ना करके उसी पार्ट को रद्द किया जाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करता है। यह था हमारा 13 आर्टिकल। 13 के अंदर हम 13 पढ़, 1 2 आगे हम पढ़ेंगे 13 3 और 13 4। तो 13 1 में हमने पढ़ लिया आच्छादन का सिद्धांत, 2 के अंदर हमने पढ़ लिया पृथक्करण का सिद्धांत। अब पढ़ेंगे हम 3। 3 के अंदर है विधि की परिभाषा। आर्टिकल 3 का, इसके अंदर 2 चीजें हैं। आर्टिकल 13 के अंदर, 13 के 3 के अंदर 2 चीजें, 13 क और 13 ख। सबसे पहला 13 क, उसके अंदर है विधि। विधि क्या है, उसकी परिभाषा। तो जो 13 3 के क्लोज 1 क के तहत जो विधि की परिभाषा, उसके अंदर क्या क्या शामिल है, कोई भी अध्यादेश। क्या क्या शामिल है, कोई भी अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, आगे हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे उसमें आराम से डिटेल से पढ़ने वाले। फिर कोई भी ऐसा आदेश, ऐसी कोई विधि, उपविधि, नियम, विनियम, कोई अधिसूचना या कोई रूढ़ि या परंपरा, ये सभी विधि की परिभाषा में आते हैं। विधि की परिभाषा में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विधि की परिभाषा में क्या क्या शामिल है। तो हम देख सकते हैं क्या क्या शामिल है। अध्यादेश, क्या, अध्यादेश है, आदेश है, उपविधि है, नियम है, विनियम है और अधिसूचना, और रूढ़ि और परंपरा। कई बार हम देखते हैं, इनको शब्दों को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये मूल मतलब विधि की परिभाषा में हो सकती है, पर हम रूढ़ि और परंपराओं को शायद इसमें एक माइंड में ये नहीं सोच पाते हैं कि ये इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, परंतु रूढ़ि और परंपरा भी विधि की परिभाषा के अंदर शामिल है। फिर इसके बाद में एक चीज आती है प्रवर्त विधि। 13 3 के ख के अंदर, 13 3 के ख के अंदर आती है प्रवर्त विधि। प्रवर्त विधि क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते। सभी कानूनी विधियां जो संविधान के लागू होने से पहले भारत में लागू थी, संविधान लागू होने से पहले भारत में लागू थी और अभी तक समाप्त नहीं की गई है, अभी तक समाप्त नहीं की गई है। जैसे हम बात करते हैं ऐसे कानून, कौन से कानून, ऐसे कानून जो संविधान के लागू होने से पहले के थे और अभी भी वो लागू हुए, मतलब वो समाप्त नहीं हुए हैं, तो उन कानूनों को हम क्या कहेंगे, प्रवर्त विधि। उन कानूनों को हम क्या कहेंगे, प्रवर्त विधि। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रवर्त विधि का कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, तो 13 के 3 के ख में, 13 के 3 के बी में, ख में याद कर लो या बी में याद कर लो। 13 के 3 के बी में क्या, प्रवर्त विधि। विधि किसमें, 13 के 3 के क में। फिर उसके बाद में आता मूल अधिकारों पर संशोधन। क्या चीज आती है, मूल अधिकारों के संशोधन। एक है, हम आर्टिकल 368 पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, संविधान संशोधन। क्या पढ़ते हैं उसके अंदर, संविधान में संशोधन। तो 13 4 यह कहता है कि मूल अधिकारों में संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसके लिए कई बार चीजें हैं, इसके अंदर विवादों में रही, कई बार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग फैसले आते रहे, फिर सरकार अपना फैसला सुनाती रही, क्योंकि मूल अधिकारों सरकार के देने के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें, क्योंकि राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार, तो इसमें सरकार पर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले 24वां संविधान संशोधन 1971, मूल अधिकारों में संसद विशेष बहुमत से कर सकती है। विशेष बहुमत का मतलब क्या है, वहां पर उपस्थित है उसका 2/3, उपस्थित लोगों का 2/3 से बहुमत से पारित करके कोई भी विधेयक पास कर सकती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर मंजूरी देने के लिए बाध्य। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 24 के अंदर। क्या कहा गया आर्टिकल 24 के अंदर, कि मूल अधिकारों में संशोधन विशेष बहुमत से कर सकती। एक होता है साधारण बहुमत, बहुमत को समझ लीजिए आप, एक तो होता है साधारण, साधारण, एक होता है विशेष बहुमत। साधारण में क्या होता है, जो उपस्थित सदस्य हैं, जहां जो सदन चल रहा है, सदन के अंदर उपस्थित सदस्य है उसका 50%, ये तो आ गया साधारण।
50% से ऊपर चले गए तो इसका मतलब ये पास हो जाएगा। ये तो साधारण। विशेष बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3%। उपस्थित सदस्यों का 2/3%। इसका मतलब क्या है कि जो भी सदस्य हैं उनके 66% से ज़्यादा वोट प्राप्त हो जाते हैं तो वो विशेष बहुमत में चला जाता है। तो इस प्रकार फिर आता है 24वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? एक संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था, फिर 44वां संविधान 44वां संविधान संशोधन किया और उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया है? कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया? 44। किससे हटाया गया? 44। अब इसके बारे में बात आती तो इसको हटा के कहाँ पे रखा? तो इसको ले जाके रख दिया 300 का क्या में 301 के अंदर इसको ले जाके रख दिया 301 के अंदर। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ पे? 301 के अंदर। कहाँ पे है? 301 के अंदर। अब बात आती है कि जब ये किया गया तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? मोरारजी देसाई। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये कौन हुआ करते थे? भारत के राष्ट्रपति। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ, आगे भी आता रहेगा कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ या संपत्ति का अधिकार को जब हटाया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई। उसके बाद यदि पूछे राष्ट्रपति उस समय कौन थे तो उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद इस भाग को इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर संविधान के भाग 12 के 300 के अंदर जोड़ दिया गया। तो ये था आर्टिकल 13। इसको और डिटेल में हम बात करें, याद करने की कोशिश करें तो आप इसको याद कर सकते हो इस प्रकार। आप विधि, ऐसे हो गया आच्छादन, ऐसे क्या हो गया? आच्छादन। पैसे हो गया पृथक्करण, वी से हो गया विधि। आप विधि में संशोधन, आप विधि में संशोधन कर सकते हो। आप विधि में संशोधन कर सकते हो। ये छोटे से शरीर आपका मतलब आच्छादन, पृथक्करण, विधि, विधि की परिभाषा और संशोधन। आप विधि के अंदर क्या कर सकते हो? संशोधन। आप विधि में क्या कर सकते हो? संशोधन। कौन से आर्टिकल के तहत कर सकते हो? 13 के तहत आप विधि में संशोधन कर सकते हो। आर्टिकल 13(1) हमने देखा था, क्या देखा? आच्छादन का सिद्धांत। 13(2) अंदर क्या देखा हमने? पृथक्करण का सिद्धांत। 13(3) के अंदर हमने क्या देखा? विधि की परिभाषा। और 13(4) के अंदर देखा कि मूल अधिकारों पर संशोधन कैसे किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? संविधान के द्वारा, साधारण संसद के द्वारा, विशेष बहुमत से, संसद के द्वारा विशेष बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। यह था आर्टिकल अपना 13 के 4 क्लोज देख लिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ। आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, विधि की परिभाषा हमने देखा 13(3) के अंदर, ख के अंदर या बी के अंदर प्रवर्त विधि की परिभाषा देखी थी। फिर इसके अंदर हम 13(4) के अंदर देखा कि मूल अधिकारों में संशोधन। ओके डन। अब आगे बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 14 की। अब देख लीजिए आप, वर्तमान में संविधान में कुल कितने अधिकार है? वर्तमान में जो संविधान है भाग 3 है, उसके अंदर कितने अधिकार है? 6 अधिकार। मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कितने अधिकार थे? मूल संविधान में कितना मूल अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो उसके अंदर 7। कितने थे? 7। एक हटा दिया। कौन सा हटाया? संपत्ति का अधिकार हटाया। अभी हमने बात करी थी। कौन से आर्टिकल के तहत, मतलब संविधान संशोधन के तहत हटाया? 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया। फिर कहाँ जोड़ा इनको ले जाके? इनको जोड़ा 300 के अंदर। किस में जोड़ा? 300 के अंदर जोड़ा। भाग कौन सा था? भाग 12 था। भाग 12 के 300 के अंदर जोड़ दिया। तो अब कितने अधिकार बचे? अब 6 मूल अधिकार बचे। कितने अधिकार बचे? 6। तो इनको याद कर लेते हैं।
जब हम 6 मूल अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता, इक्वलिटी। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 18 तक, सॉरी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक कौन से अधिकार है? समानता का अधिकार। फिर आता स्वतंत्रता का अधिकार 1912 तक। कितने अधिकार है? कितने आर्टिकल है? 4। इसमें कितने आर्टिकल है? 5। फिर आता है शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24, 2। फिर उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28, 4। फिर आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, 2 आर्टिकल इसके अंदर है। फिर संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। तो कुल कितने हो गए? कुल कितने हमें मूल अधिकार प्राप्त है? 6। अब सर आप बोलोगे कि सर याद होने में बहुत दिक्कत होती, तो आप ऐसे कर लो, समस्त शोध धर्म व संस्कृति के उपचार के लिए। छोटी सी ट्रिक है, समस्त शोध धर्म व संस्कृति के उपचार। समस्त का, इस समस्त में सम का हो गया समानता, शस्त का हो गया स्वतंत्रता, समस्त शोध शोषण के विरुद्ध धर्म व संस्कृति, इसके अंदर हो गया धर्म जो चौथा अपना मूल अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति ये 5वां, और उपचार ये आर्टिकल 32 के तहत। तो हमें 6 अधिकार प्राप्त है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिए, समस्त शोध धर्म व संस्कृति के उपचार के लिए। किसके लिए? जैसे हमने आर्टिकल 13 के बारे में बात करी थी, आप विधि में संशोधन कर सकते हो, आप विधि में संशोधन कर सकते हो, आच्छादन, पृथक्करण, विधि की परिभाषा और संशोधन। इसी प्रकार आप समस्त शोध धर्म व संस्कृति के उपचार के लिए कर सकते हैं। अब बात आती है समानता का अधिकार। जब हम बात करते हैं 14 से 18 तक, 14 से 18 तक समानता का अधिकार के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है विधिक अधिकार। विधिक या कानूनी सहायता। विधिक ये कानूनी सहायता, यह भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। यह प्राकृतिक न्याय, जिस प्रकार हमने आर्टिकल 13 के बारे में बात करी थी, उसके बारे में कहा था कि ये पवित्रता, क्या है? ये पवित्रता बनाता है। क्या बनाता है? पवित्रता बनाता है। इस भाग की पवित्रता करता कौन सा? आर्टिकल 13। उसी प्रकार आर्टिकल 14 ये क्या करता है? प्राकृतिक न्याय प्रदान करता है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे प्राकृतिक न्याय प्रदान करता है। फिर आर्टिकल 15 धार्मिक, लैंगिक या सामाजिक समानता। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, धार्मिक समानता किसमें, लैंगिक समानता, सामाजिक समानता। फिर उसके बाद में अवसर की समानता, रोजगार के अंदर अवसर की समानता, ये हम कह सकते हैं रोजगार की समानता, रोजगार में अवसर की समानता। फिर बात करते हैं सामाजिक समानता, मतलब छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। ये कौन से आर्टिकल के अंदर? ये आर्टिकल 17 के अंदर है। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता इसका मतलब क्या कहते हैं हम कि उपाधियों का अंत, ये भी इसको बोल सकते हैं। राजनीतिक समानता मतलब सब इक्वल है, उपाधियों का अंत है। सामाजिक समानता मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत है। अवसर की समानता मतलब रोजगार में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। धार्मिक या लैंगिक या सामाजिक समानता ये आर्टिकल 15 के अंदर है। आर्टिकल 14 के अंदर देगा कानूनी सहायता। अब इनको हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले। इससे पहले हम एक छोटी सी ट्रिक, विधि छूतीय उपाधि। क्या? विधि छूतीय उपाधि। ये 5 आर्टिकल अभी हमें 1 मिनट में याद हो जाएंगे। विधि छूतीय उपाधि, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार मतलब कानूनी सहायता। फिर उसके बाद में धी से धार्मिक अधिकार, धार्मिक समानता, लैंगिक समानता, सामाजिक समानता। आगे हम देखेंगे धार्मिक, लैंगिक, सामाजिक इसको क्यों यूज कर रहे हैं। फिर छूती है, इसमें है विधि रोज छूती है। क्या है? इसको ऐसे याद करो, विधि रोज छूती है उपाधि। समानता के अधिकार 1 मिनट में याद। विधि छूती है, विधि रोज छूती है उपाधि, तो इससे हो गया विधिक अधिकार आर्टिकल 14। फिर आ गया धार्मिक अधिकार आर्टिकल 15, रोजगार का अवसर आर्टिकल 16, छूती है छुआछूत आर्टिकल 17 और उपाधि आर्टिकल 18। तो ये छोटी सी ट्रिक के माध्यम से सभी आर्टिकल को 1 मिनट में याद कर सकते हो। विधि रोज छूती है
विधि रोज छूती है उपाधि। विधि क्या करती है? रोज छूती है उपाधि। 2-4 बार आप याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा और वहां पर आसानी से आप टिक लगा सकते हो। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा पूछा सामाजिक समानता। अपन क्या याद करके जाते हैं दिमाग के अंदर कि छुआछूत, वह सामाजिक दे देता है। राजनीतिक अधिकार वो कौन सा है? उपाधियों का अंत। अवसर की समानता कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आगे हम इसकी डिटेल में और बात करने वाले हैं, अभी नॉर्मली ये बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात आती है आर्टिकल 14 की। इसके अंदर दो चीज है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। इन दो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, क्योंकि विधि के अंदर जो भी जितने भी लोग हैं वो सभी समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब विधि के समान संरक्षण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी कोई भी व्यक्ति है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। यह बताता है संविधान में विधि के समान संरक्षण। यह कहां से लिया गया? यह अमेरिका से लिया गया। ये क्या देती है? ये एक प्रकार से संविधान के अंदर लोगों को आरक्षण की व्यवस्था का आदर्श स्थिति बना देती है। आरक्षण के लिए जो आदर्श विधि है, जो हमें आदर्श मिलते हैं, वो कौन से आर्टिकल के तहत मिलते हैं? आर्टिकल 14 के तहत। आरक्षण वैसे 15 और 16 के अंदर बात करेंगे हम, पर उसका जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं उसका जो कि हम आगे जाके आरक्षण दे सकते हैं, उसका जो माइंड वैल्यू है वो यहाँ से बनती है। आरक्षण का सिद्धांत कहाँ से? विधि के समान संरक्षण। यदि हम विधि के समान समानता की बात करें तो सभी व्यक्ति समान है, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। भाई सभी व्यक्ति समान कैसे हो सकते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल कैसे समान हो से? 361 इसका एक अपवाद है। फिर उसके लिए हम बात करें तो यह ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। यह कैसी अवधारणा? यह सकारात्मक अवधारणा, क्योंकि समान सभी लोगों को इसने समान समझा है। तो कहीं ना कहीं एक सरकार के सामने दिक्कत आती है, सभी को समान लेकर नहीं चल सकती है। इसी प्रकार विधि के समान संरक्षण, इसमें क्या है? समान परिस्थितियों के लिए समान व्यवहार। यह आरक्षण कहीं ना कहीं यहाँ से आता है। फिर उसके बाद अमेरिका, यह कहाँ से लिया गया? यह अमेरिका से लिया गया। जिस प्रकार विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है, तो विधि के समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा? सकारात्मक अवधारणा। तो ये चीजें यहां तक समझ गए होंगे कि विधि के समक्ष समानता क्या होती है और विधि के समान संरक्षण क्या होता है। दोनों कौन से देश से लिए गए? विधि के समान समानता की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। संरक्षण कहता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। समक्ष समानता मतलब सभी व्यक्ति एक समान है, इसके भी अपवाद है 361, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष छूट दी गई है। नकारात्मक अवधारणा, सभी लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं। फिर हम बात करें आगे, एक वाद हुआ था मिनर्वा मिल्स वाद 1980। उसके अंदर दिया गया विधि का शासन। क्या दिया गया? विधि का शासन। इस वाद के अंदर आर्टिकल 14 के तहत विधि के शासन को संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। संविधान का क्या किया गया? मूलभूत ढांचा घोषित किया गया। किसको? विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण या विधि का शासन है। क्या? विधि के शासन को संविधान का मूलभूत ढांचा किस वाद के तहत किया गया? मिनर्वा मिल्स वाद। यह मूलभूत ढांचा क्या है? एक केस हुआ था 1973 के अंदर, केशवानंद भारती केस। कौन सा हुआ था? केशवानंद भारती वाद। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का मूलभूत ढांचा, संविधान का मूलभूत ढांचा, इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें सरकार संविधान संशोधन करके उसे चेंज नहीं कर सकती, संविधान संशोधन करके उसको चेंज नहीं कर सकती, उसको मूलभूत ढांचा घोषित किया। और उसमें 73 में यह भी कहा केशवानंद भारती केस में कि हम समय समय पर
मूलभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर घोषित करते रहेंगे। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद आता 1980 के अंदर, इसके अंदर संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित कर दिया। अब नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी कैसे, जिस प्रकार हमने देखा आर्टिकल 13 पवित्रता का सिद्धांत, आर्टिकल 13 कौन सा था, पवित्रता का सिद्धांत था। उसके बाद हमने आर्टिकल 14 देखा, इसमें क्या देखा, प्राकृतिक न्याय, इसमें क्या प्राकृतिक न्याय। फिर उसके बाद में इसको नैसर्गिक, प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय यही होता है। ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया विधि का शासन का मूलभूत ढांचा कौन से वाद में घोषित किया गया, तो कौन से वाद में घोषित किया गया, मिनर्वा मिल्स वाद के अंदर, मिनर्वा मिल्स वाद के अंदर 1980 के अंदर इसको घोषित किया गया। अब आगे हम बात करें आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 15 के अंदर 5 चीजें, क्या 5 चीजें, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, 5 चीजें। कितनी चीजें, 5 चीजें, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, विभेद निषेध। आर्टिकल 15 क्या कहता है, 5 आधार पर विभेद निषेध किया गया। कौन कौन से आधार है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। अब आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें क्रम पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, ये क्रम पूछ लेता है कि ये क्रम क्या है। तो सबसे डी, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और स्थान। इसको याद करने का शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है कि आप डीएम करते हो, कई बार इधर उधर करते हो डीएम। डीएम का मतलब आप जैन जी हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा डीएम का मतलब क्या होता है। तो डीएम करते ही आप जेल में, आपका क्या स्थान पक्का है। डीएम करते ही जेल में स्थान पक्का है, डीएम करते ही जेल में स्थान करता है। डी धर्म, एम मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान हो गया। डीएम करते ही जेल में स्थान पक्का है। क्या 2 बार याद करोगे याद हो जाएगा। वापस बोलिए, डीएम करते ही जेल में स्थान पक्का, आप कंफ्यूज हो गए नहीं। जैसे आएगा आर्टिकल 15 कि किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, तो सबसे पहले 15 से 5 उठा लिया। 5 उठाते क्या किया भाई, डीएम किया। 5 उठाते क्या किया, डीएम किया। डीएम करते ही जेल में स्थान आपका पक्का है। डीएम कर दिया ना, जेल में स्थान पक्का है। तो डी का मतलब क्या है, धर्म, एम मूलवंश, जाति, लिंग और स्थान। हो गया याद, डीएम करते ही जेल में स्थान पक्का हो गया। तो डीएम मत करना, डीएम मत करना। इसी के साथ ही आर्टिकल एक चीज और बताता मैं कि सामाजिक कुरीतियां व्याप्त है यदि समाज में। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाला आर्टिकल है। क्या है, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाला। अब सामाजिक कुरीतियों को कैसे समाप्त करेगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले 15.1 में क्या कहता है कि कोई भी राज्य, क्या कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 15.1 क्या बोल रहा है कि कोई भी राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान, डीएम करते ही जेल में जाओगे उस स्थान पर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, राज्य नहीं कर सकता। फिर आता 15.2, उसके अंदर क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 15.2 के अंदर। इसके अंदर 2 चीजें और आती हैं, 2 चीजें और आती हैं। हम गाँव में नॉर्मली देखते हैं कि कई बार कुआं है या अपन कह सकते हैं कि खाने का स्थान है, भोजनालय है, कुएं के अंदर पानी नहीं भरने देते कि आप इस जाति के हो, पानी नहीं भर सकते हो। कहीं भोजनालय में खाना खाने जाते हैं तो हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे। तो इस आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हो। यह आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 15.2 कहता है। इसके अलावा कोई भी एक ऐसी जगह जहां पर सरकार ने पैसा दिया हो, सरकार ने बजट दिया हो, सरकार ने अनुदान दिया हो, उस आधार पर भी आप इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो क्या ये कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियां समाप्त कर रहा है, सामाजिक कुरीतियां समाप्त कर ही रहा है ना भाई। आप
कुरूतियां ही है, कुओं में पानी नहीं बढ़ने दे रहे आप इस जाति के हो, खाना नहीं खा सकते आप इस जाति के हो। इस आधार पर इन्होंने कुरूतियों को दूर करने का प्रयास किया भारत सरकार ने संविधान के माध्यम से। तो ये हम देख सकते हैं। अब आता है 15(3) कि महिलाओं या स्त्रियों और बच्चे के लिए विशेष कानून बना सकती है। आगे आरक्षण कहीं ना कहीं यहीं से कि आप स्त्रियों और बच्चों के लिए कानून बना सकते हो, विशेष कानून बना सकते हो। अब यहां पर यदि पुरुष लिख देते तो हम अभी कहते हैं कि महिला आयोग बन गया, बच्चों के लिए बाल संरक्षण अधिनियम आ गया, बाल संरक्षण आयोग आ गया, पर पुरुषों के लिए अभी तक कोई आयोग नहीं है। पुरुष रोते भी रहते हैं कि हमारे लिए कुछ विशेष बनो, विशेष बनाए कहाँ से। 15(3) के अंदर महिला व बच्चे, यहाँ से पुरुष लिखवा लो आप, तो आपके लिए विशेष बन जाएगा। तो पर यहाँ तो महिला और बच्चे हैं तो उन्हीं के लिए बनेंगे, आपके लिए नहीं बनेंगे। पुरुष देखते रहो आराम से बैठे बैठे। तो ये हमने 15 देखा था। एक बात वापस रिवीजन कर लेते हैं। 14 हमने देख लिया, 2 चीजें थी इसके अंदर, विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण। फिर हमने 15 देखा आर्टिकल 15 के अंदर हम देखा कि 5 आधार पर, कौन से 5 आधार थे। डीएम करोगे तो जेल जाओगे, डीएम करोगे तो जेल में आपका स्थान पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। डीएम करते ही जेल जाओगे, जाना है या नहीं जाना, नहीं जाना है तो डीएम मत करना। तो डीएम धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। सामाजिक कुरीतियां दूर करता है। कैसे करता है कि भाई कोई भी कुआं, भोजनालय या अन्य कोई स्थान है वहां पर वो नहीं दे सकते। 15(1) के अंदर देखता है राज्य, याद करने वाली चीज है राज्य। राज्य इस आधार पर, इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में लिख दिया हमने कि भेदभाव कर सकते हैं, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष कानून बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव कर सकते हैं पुरुष के साथ, भेदभाव कर सकते हैं पुरुष के साथ। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15(4) की। 15(3) कर लिया था, ओके। 15(4) सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, किसी वर्ग की उन्नति के लिए, यहां व्यक्ति नहीं है, वर्ग है, ध्यान रखना। यहां क्या है, व्यक्ति नहीं है, वर्ग। या हम कह सकते हैं SC ST के लिए विशेष उपबंध। क्या लिखा हुआ है, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए, पिछड़े नागरिकों के लिए किन्हीं वर्गों के लिए। तो वो किन्हीं वर्ग कौन से, SC ST के लिए विशेष उपबंध। किसके अंदर, शिक्षा के अंदर आपको विशेष छूट दी जाती है। हम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो वहां पर देखते हैं भाई SC कितनी सीट है, ST की इतनी है, OBC की इतनी है, जनरल की इतनी है। तो वो कहां से आता है, ये विभेद, ये आर्टिकल 15(4) के तहत आता है, शिक्षा। फिर हमने देखते हैं कि छात्रवृत्ति के अंदर कि आप ST ST वर्ग से आ रहे हो तो अलग से छात्रवृत्ति मिलेगी। ये विभेद किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, 15(4) के अंदर। फिर ये कहां से आता है, चंपाकम दोरायराजन मद्रासवाद 1951। हुआ क्या था, एक महिला थी, महिला कॉलेज में एडमिशन लेना था उसको, महिला को कॉलेज में एडमिशन लेना था, पर कॉलेज में उसको कोटे में एडमिशन नहीं मिला। उसकी सीट जाति आधारित कोटे से भर दी गई कि आपको, महिला को लेट गई, उसको एडमिशन नहीं मिला क्योंकि उसकी सीट जाति आधारित कोटे से भर दी गई। तो फिर ये जाके कोर्ट में जाती है कि भाई मुझे सीट नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। तो फिर इसने रद्द कर दिया, कोर्ट में गई तो कोर्ट ने सरकार के इस प्रावधान को रद्द कर दिया। फिर सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन किया और वो प्रथम संविधान संशोधन करके ये आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो आप देख सकते हो 15(4). इसके बाद में बात करते हैं 15(5) की। 93वां संविधान 93 संविधान संशोधन 2006 कब जोड़ा गया 2006। इसके अंदर क्या, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए ST ST वर्ग, SC और ST को केंद्रीय व निजी शिक्षण संस्थानों में, केंद्रीय व निजी शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान कर सकती है। 15(4) के अंदर, सॉरी एक बार वापस समझ लीजिए, हमने पढ़ा 15(1) के अंदर समझा कि कोई भी व्यक्ति 5 आधार पर विभेद नहीं कर सकता, ठीक है साहब। फिर 15(1) के अंदर कोई भी राज्य 5 आधार पर विभेद नहीं कर सकता। 15(2) के अंदर कहा कि कोई भी व्यक्ति 5 आधार पर विभेद नहीं कर सकता। 15(3) में हम कहा कि विभेद करेंगे।
स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाएंगे। फिर 15(4) के अंदर कहा कि एसटी और एसटी वर्ग के शिक्षण संस्थानों के अंदर शिक्षा के अंदर, एडमिशन के अंदर, वहां पर हम छात्रवृत्ति के अंदर विशेष वर्गों के लिए कानून बना सकते हैं। फिर 15(5) के अंदर कहा कि शिक्षण संस्थानों में क्या, कि शिक्षण संस्थानों में हम SC ST को केंद्रीय व निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए बात कर सकते हैं। फिर 15(6) इसके अंदर 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। इसमें का आर्थिक रूप से पिछड़े हुए EWS वर्ग के लिए कानून बना सकती। तो वापस एक बार याद कर लीजिए 15(1) क्या बताता है? 15(1) बताता है कि कोई भी राज्य 5 आधार पर विभेदन नहीं कर सकता। 15(2) क्या कहता है? 15(2) ये कहता है कोई भी व्यक्ति 5 आधार पर विभेदन नहीं कर सकता। 5 आधार कौन सा है? डीएम करते जेल में स्थान पक्का है, वो वाला है। फिर होता है 15(3) पे महिलाओं व स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध, मतलब पुरुषों के लिए जाओ बाढ़ में। फिर है 15(4) क्या कहता है? 15(4) ये कहता है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग है उनकी वर्गों की उन्नति के लिए कानून बना सकते हैं, मतलब शिक्षा के अंदर, एडमिशन के अंदर, छात्रवृत्ति के अंदर उनको विशेष छूट दे सकते हैं। फिर 15(5) के अंदर क्या बताता है कि शिक्षण संस्थानों में, केंद्रीय व निजी विद्यालयों में इनके लिए विशेष सीटें का आरक्षण दे सकते हैं। फिर 15(6) के अंदर क्या कहता है? 15(6) के अंदर कहता है कि EWS के लिए हम आरक्षण का प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार ये 15 आर्टिकल 15 याद हो गए होंगे, 6 सब क्लोज भी याद होंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16, रोजगार की समानता, अवसर की समानता के बारे में हम बात करते हैं। जब रोजगार और अवसर इसके बारे में बात करते हैं, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, इसके लिए सभी को समान अवसर क्या दिए गए? सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन के अंदर सभी को समान अवसर, सभी को लो। फिर बात आती है 16(1) के अंदर, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर होंगे। क्या बोलते हैं कि लोक नियोजन सभी नागरिकों को समान अवसर होंगे, 16(1) में बोल दिया। फिर बोलते हैं 16(2) के अंदर कि हम 7 आधार पर विभेद नहीं कर सकते। हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था, 15 के अंदर हमने देखा कि 5 आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें कहा कि 7 आधार पर हम भेदभाव नहीं कर। 16 के अंदर कितने हैं? 7 है, 7 आधार है, धर्म, जाति, लिंग, उद्भव और जन्म स्थान, और लास्ट में निवास। इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। पहले तो वही डीएम करोगे तो जेल जाओगे, धर्म, जाति, यहां पर एक और जोड़ लीजिए, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, और इसको कर दो यू, उज्जैन। डीएम करोगे तो जेल जाओगे, कौन सी जेल में जाओगे? उज्जैन वाले में। कौन सी में जाओगे? उज्जैन वाले में। तो डी से धर्म, फिर है मूल वंश, फिर है जाति, फिर है लिंग, फिर है उद्भव, क्या? उद्भव, फिर जन्म स्थान, कौन सा? जन्म स्थान, और लास्ट के अंदर क्या? निवास। इन 7 आधार पर सरकार विभेद नहीं कर सकती। कितने आधार पर सरकार विभेद नहीं कर सकती? आर्टिकल 16 के तहत 7 आधार। 7 आधार कौन से? डीएम करते जेल में, कौन सी जेल में जाओगे? उज्जैन वाले जेल में जाओगे। अब की बात आर्टिकल 16 के तहत कौन सी जेल में जाओगे? उज्जैन वाले जेल में जाओगे। कौन सी जेल में? उज्जैन वाले जेल में। तो ये याद हो गया। अब बात करें 16(3) में क्या है? नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दे सकती है। जो जहाँ पर भी नौकरी लग रही है, अब आप अपने आसपास देख लीजिए, यदि वहाँ कोई भी ज़मीन है, ज़मीन पर यदि वो सरकारी या इंडस्ट्रियल कोई बड़ा क्षेत्र कवर कर रहा है, जिसमें 200, 300, 500 बीघा ज़मीन एरिया कवर कर रहा है, तो वहाँ के आसपास के गाँवों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाती है। और वो जब ज़मीन ली जाती है उसी समय ये एक एग्रीमेंट होता है कि हम इस गाँव के इतने लोगों को रोजगार देंगे। जिस प्रकार एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर है, तो वहाँ के आसपास के गांवों को एमडीएस यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नौकरियों में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता, और ये इस संबंधित प्रावधान कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। विधानमंडल के पास इसका अधिकार नहीं है।
स्थानीय नौकरियों में प्राथमिकता देने का अधिकार विधानमंडल के पास नहीं है, संसद के पास है। फिर इसके बाद में हम 16(4) के बारे में बात करते हैं, पिछड़े हुए नागरिक। थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। हमने 15(1) पढ़ा था। 15(1) के अंदर हमने क्या देखा था? 15(1) के अंदर देखा था कि कोई भी राज्य 5 आधार पर विभेद नहीं कर सकता। 16(1) क्या कह रहा है कि नियोजन नियुक्तियों के अंदर विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर होंगे। फिर हमने 15(2) पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति 5 आधार पर विभेद नहीं कर सकता। इसके अंदर हम देखते हैं कि 16(2) के अंदर इसमें 7 आधार पर विभेद नहीं कर सकते। कौन से? डीएम करते ही जेल जाओगे। कौन से? उज्जैन वाली जेल में। कौन सी जेल में? उज्जैन वाली जेल में। डीएम मत करना, उज्जैन वाली जेल में जाओगे नहीं तो। फिर है 16(4). 16(4) इसमें कहता है किसी वर्ग के पक्ष में, किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधि नहीं है राज्य के अंदर प्रतिनिधि नहीं है और उनके पास सेवाओं में पर्याप्त नहीं है और सरकारी नौकरियों में उनके एबिलिटी है। यदि कोई व्यक्ति जिनके प्रतिनिधि राज्य में नहीं है परंतु सरकारी नौकरी में लगने की उसके अंदर प्राथमिकता है, ये क्या कहें, एबिलिटी है, तो आप उसके अंदर आरक्षण का प्रावधान। नौकरी में जब आरक्षण की बात आती है, लोक नियोजन या नौकरी में जब आरक्षण की बात आती है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत बात आती है? वो आर्टिकल 16 के तहत आती है। हम शिक्षण संस्थानों में बात करते हैं तो 15(5) आता है। हम शिक्षा के अंदर एडमिशन के अंदर बात करते हैं तो 15(4) आता है। पर यदि लोक नियोजन की बात करें, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करें तो वह 16(4) आता है। अब 16(4) के अंदर और पढ़ते हैं हम डीपली। तो 16(4)(a) ये क्या कहता है? 16(4)(a) एससी एसटी को सरकारी नौकरी पदोन्नति जो प्रमोशन मिलता है ना, उसके अंदर आरक्षण का प्रावधान ये 77वां संविधान संशोधन 95 के अंदर जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 17वां संविधान संशोधन 1995 में। आरक्षण 16(4) कहता है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण 16(4) कहता है। 16(4) का क्लोज 1 ये क्या कहता है? एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण। अब जब कोई जॉब लगे हुए हैं, आपको पता होगा कि इसके अंदर आरक्षण का जब प्रमोशन होता है ना तो 3 लिस्टें होती है, एक तो जनरल, एक एससी और एक एसटी। उसके अलावा पदोन्नति में किसी प्रकार का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। महिलाओं के कोई विशेष अलग नहीं है, ओबीसी के लिए कोई विशेष अलग नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग नहीं है। पदोन्नति में तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरक्षण का प्रावधान, यदि पदोन्नति उधर कोष्टक में लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है पदोन्नति में आरक्षण के बारे में, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है कि ईडब्ल्यूएस हो सकता है, ओबीसी हो सकता है। पर ध्यान रखिएगा 16(4) का क्लोज ए बताता हमें कि पदोन्नति में आरक्षण केवल एससी और एसटी को है। एससी और एसटी को ही पदोन्नति में आरक्षण है। ये कब जोड़ा गया? ये 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया। ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद हम बात करें 85वां संविधान संशोधन 2001। परिणामी विशिष्टता का संकल्पना दी, मतलब सीनियरिटी, प्रमोशन के साथ सीनियरिटी भी मिलेगी। क्या? प्रमोशन के साथ सीनियरिटी। ये कौन सा संविधान संशोधन? 85। कब जोड़ा गया? 2001। क्या जोड़ा गया? परिणामी विशिष्टता। क्या जोड़ा गया? परिणामी विशिष्टता। फिर हम आगे बात करें 81वां संविधान संशोधन में, इसकी बात करें, इसमें जोड़ा गया 16(4)(b। कौन सा जोड़ा गया? 16(4)(b। ये क्या बताता? हमें बताता 81वां संविधान संशोधन 2000। 81वां संविधान संशोधन 2000 इसमें क्या बताता है? बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग कौन सी? बैकलॉग वैकेंसी, रिक्त पद। यदि कोई रिक्त पद है और वो 100% आरक्षित, समझ लीजिए एससी के लिए 100 पदों की वैकेंसी आई, वो भर नहीं पाई, उसके बाद 70 पोस्टों के अंदर भर गई, 30 उसकी खाली रह गई, तो जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो 30 उसके लिए रिजर्व ऑलरेडी रहेगी। तो इसको हम इस आधार पर रोक नहीं सकते। फिर अगली बार वैकेंसी आती है तो ये 30 पद उसके अंदर अलग से जुड़ के आएंगे। तो इस वजह 50% आरक्षण की सीमा को यदि क्रॉस करता है तो ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये आरक्षण का उल्लंघन कर रहा है। सीधा सा मतलब है 16(4)(a क्या बताता है? एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण, ठीक है। 16(4)(b ये क्या बताता है? आपको सीनियरिटी मिलेगी, परिणामी विशिष्टता। फिर उसके बाद आता है 16(4)(c
16/4 का बी, 16/4 का बी, 16/4 के बी के अंदर ये क्या कहता है कि बैकलॉग, बैकलॉग कौन से के अंदर, 16/4 के बी के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं 16/5 की, 16 का सब क्लोज 5, उसके अंदर क्या है, इसके अंदर है धार्मिक संस्थाओं में, क्या है इसके अंदर कि धार्मिक संस्था है ना, तो वहां पर वो अपने धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है। धार्मिक संस्था में अपने धर्म के व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है, वो कौन सा है, 16/5 के अंदर। 16/6 के अंदर ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 के अंदर 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण किया गया। तो 16/4 को हम 16 को वापस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 16/1, 16/1 ये कहता है कि हम लोक नियोजन में सभी समान हैं। 16/1 क्या कहता है, 16/1 कहता है लोक नियोजन में सभी समान है। फिर बात आती है 16/2, 16/2 में 7 आधार पर विभेद कर सकते हैं। 7 आधार कौन से हैं, डीएम करते आप क्या जाओगे, जेल जाओगे। जेल कौन सी जाओगे, उज्जैन वाली जाओगे। कौन सी जेल जाओगे, उज्जैन वाली जेल जाओगे, डीएम करोगे। तो इसके अंदर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। फिर इसके बाद में देखते हैं 16/3, 16/3 ये कहता है कि हम निवासियों को विशेष प्रावधान कर सकते हैं वहाँ के। फिर 16/4, 16/4 के अंदर भी 3 पोर्शन है। सबसे पहले 16/4, 16/4 कहता है आरक्षण का प्रावधान करता है नौकरियों के अंदर। 16/4A ये क्या कहता है, ये 16/4A कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण है। फिर उसके अलावा 16/4B, 16/4B कहता है बैकलॉग वैकेंसी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा 16/5, 16/5 क्या कहता है कि धार्मिक संस्था में उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं। धार्मिक संस्था में उसी धर्म की व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं। फिर आता है 16/6, 16/6 क्या आता है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण नौकरियों के अंदर 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का, वो कौन सा, 16/6। आगे हम बात करें आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। किसी भी आचरण में निषेध किया गया, बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं किया गया। इस आर्टिकल महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहा जाता है। महात्मा गांधी का अनुच्छेद किसको कहा जाता है, आर्टिकल 17 को। कौन से आर्टिकल को, आर्टिकल 17 को महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहा जाता है। ये एक निरपेक्ष अधिकार है और इसके अंदर विधि का निर्माण करना संसद विधि का निर्माण करके इसको लागू कर सकती। इसके लिए संसद ने विधि का निर्माण भी किया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 लाया गया था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 आया। इसके तहत ये अधिकार एक दंडनीय है, मतलब आप किसी को छुआछूत के आधार पर या अस्पृश्यता के आधार पर ये चीज़ करने की कोशिश करते हो तो आप जेल जा सकते हो। कौन से आर्टिकल के तहत आप जेल जा सकते हो, आर्टिकल 17 के तहत आप यदि उल्लंघन करते हो आर्टिकल 17 का तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। और इसके अलावा एक चीज़, अस्पृश्यता यहाँ पर जो ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 है, उसके लिए एससी के लिए विशेष तवज्जो दी गई है। यहाँ पर कौन है, एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। इसके अंदर जनजाति शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जनजाति इसके अंदर शामिल नहीं है, मतलब केवल एससी वर्ग ही इसके अंदर शामिल है, एसटी वर्ग इसके अंदर शामिल नहीं है आर्टिकल 17 के अंदर। फिर हम बात करते हैं उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। उपाधियों का अंत, इसका मतलब ये निर्देशात्मक आदेशात्मक नहीं, मतलब आप इसको कुछ भी कर सकते हो अपने पर, आपको आदेश नहीं दे सकता है, एक निर्देश देता है। हम बात करते हैं आर्टिकल 18। 18 के अंदर 5 सब क्लोज पढ़ेंगे। 18A क्या कहता है कि सेना, राज्य, सेना और विद्या मतलब शिक्षा, शिक्षा के सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि नहीं देगी। उपाधि राज्य, संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, या हम कहेंगे कोई भी राज्य, केंद्र सरकार, केवल शिक्षा और सेना इसके अंदर उपाधि दे सकती है। उसके अलावा उपाधि देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। फिर आर्टिकल 18(2), भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य में से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। ये 18(2) केवल भारतीयों पे, क्या है 18(2) भारतीयों पर क्या है कि कोई भी भारतीय नागरिक है, विदेशी राज्य से आप ये नहीं ले सकते, कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते, और आप करते हो तो राष्ट्रपति से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जैसे ब्रिटेन के अंदर एक उपाधि दी जाती है सर, तो वो तभी ले सकते हो आप कब,
भारत के राष्ट्रपति से आप परमिशन लोगे। उसके अलावा 18(3) कहता है कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है मतलब विदेशी है, कोई भी विदेशी जो किसी लाभ के पद पर हो या विश्वास के किसी पद पर हो तो वो उपाधि नहीं ले सकता। वो उपाधि तभी ले सकता है जब राष्ट्रपति की सहमति हो। मतलब राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी कोई भारत के अंदर आ रखा है तो भी वो उपाधि नहीं ले सकता। 16(4) के अंदर राज्य के अधीन लाभ के विश्वास का पद धारण करने वाला कोई विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी भेंट, कोई भी गिफ्ट राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी नहीं लेगा। कोई लाभ के पद पर है, विश्वास के पद पर है कोई भी भारतीय तो वो नहीं लेगा। फिर उसके बाद में आती है कि बालाजी राघवनवाद 1996 सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप उपाधियों और पुरस्कारों में अंतर करो। तो हम बात करते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है, रिस्पेक्ट है, ये सम्मान है। आप इसे उपाधि की श्रेणी में नहीं गिन सकते। ये क्या है, सम्मान है। किस वाद में कहा गया, बालाजी राघवनवाद में कहा गया कि एक सम्मान है। तो इस प्रकार हमने बात करी थी आर्टिकल 18 तक। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ यहाँ तक के लिए। आगे भी सब ये टॉपिक कंटिन्यू हम करने वाले हैं। लगातार क्लासें आती रहेगी और क्लास को शेयर जरूर कीजिए। इस संबंधित जो भी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही इसके अलावा 4 क्लासें और हो चुकी है जिसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। पॉलिटी के और रहस्यमय चीज़ें के लिए समय समय पर वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।